Assalamualaikum student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College. Welcome in virtual classes. आज हम लोग अपने पार्टनरशिप फॉर्मेशन का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे जो हमारे पास रिवीजन स्टार्ट है। इससे पहले आप लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्मेशन का पहला लेक्चर लिया था और आज हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन का सेकंड लेक्चर लेंगे। ठीक है, सो पार्टनरशिप फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन हमारे पास कब बनती है, जब कोई दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर कोई एक ही बिजनेस को रन करना चाहते हैं ताकि उनके पास प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, ज़्यादा भी ना हो तो वो कहते हैं कि प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, पार्टनरशिप का क्या फ़ायदा है? पार्टनरशिप का ये फ़ायदा है कि जाहिर सी बात है, अगर किसी के पास पैसे, एक बंदे के पास पैसे हैं, हो सकता है दूसरे पास भी पैसे हों, तो वो दोनों मिलके अगर एक साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जिम्मेदारियां हैं तो जिम्मेदारियां भी थोड़ी बढ़ जाती हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज के ऊपर जो भी जिसने काम करना होता है। सो पार्टनरशिप में क्या है, हर एक का अपना अपना जिसे कहते हैं माइंड होता है कि वो उन्होंने सिंगल में करना है या पार्टनरशिप में करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग दुनिया में सिंगल पार्टनरशिप भी कर रहे होते हैं, वो किसी को इन्वॉल्व नहीं रख करते, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पे आपको पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो पार्टनरशिप फॉर्मेशन में हमारे पास इसका मतलब क्या है कि आपने कोई पार्टनर्स को फॉर्म्ड करना है। ठीक है, यानी आपने क्या करना है कि भाई किसी ना किसी तरीके से जो दो दो या दो से ज़्यादा बिजनेस आते हैं उनके बिजनेसेस को कंबाइन करना है, उनके एसेट्स को क्या करना है, कंबाइन करना होता है। हमारे पास जो इस वक्त कंडीशंस चल रही होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा तीन पार्टनर की हम लोग फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। सो इस फॉर्मेशन के अंदर क्या करना होता है हमें, कि हमें ये देखना होता है कि कौन सा बंदा कितने पैसे लेके आ रहा है, कितनी चीज़ें लेके आ रहा है, कितनी उसके ऊपर लाइबिलिटी है हमारे पास से। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी होती हैं, रिकॉर्ड करनी होती हैं। क्योंकि देखें, अगर आप रिकॉर्ड नहीं करते सही से कि भाई कौन सी पार्टनर जो है कितने ला रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है लास्ट में प्रॉफिट पे जाके बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हो जाती है, बहस हो जाती है कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। तो पार्टनरशिप फॉर्मेशन से मतलब है फॉर्म्ड करना, बनाना। ठीक है, सो हम लोग जो है वो पार्टनरशिप फॉर्मेशन का सेकेंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। सो हमारे पास जो डेफिनेशन थी कि पार्टनरशिप किस चीज़ को, एक एसोसिएशन है। ठीक है, एक एसोसिएशन ऑफ टू और टू मोर, यानी एसोसिएशन का मतलब किसी से एसोसिएट करना है। ठीक है, लिंक बनाना है, फॉर्म्ड करना है, किस पर्पस के लिए, पर्पस ऑफ केयरिंग ऑन अ बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को केयर करने के लिए। ठीक है, सो पार्टनरशिप आर गवर्न बाय द पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक जो है वो पार्टनरशिप को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास से। ठीक है, सो पार्टनरशिप फॉर्मेशन हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आएगा, फिर हमें उसको अच्छे से देखना है, और जो भी चीज़ हमारे पास डेबिट में है या जो चीज़ हमारे पास क्रेडिट में है, वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी होती हैं, उसको रिकॉर्ड करनी होती है। ठीक है, सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? क्वेश्चन ये है कि भाई ऑन March 31, 2001 नसीम एंड रशीद decided to form a partnership under the name of Mehran Traders by merging the individual business. ठीक है, on that dates the agreed value। ठीक है, अच्छा, एग्रीड वैल्यू क्या है? एग्रीड वैल्यू देखें, होता क्या है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप कह सकते हो कि भाई मेरे जो एसेट्स की वैल्यू ये इतनी है, मेरे पास जिसे कहते हैं इक्विपमेंट इतने का है, तो वो तो देखें आप अपने अंदाजे से बता रहे हो। ठीक है, लेकिन ये है, अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी कोई चीज़ 3 लाख रुपए की है, आप बिजनेस में जिसे कहते हैं पार्टनरशिप में लेके आ रहे हो और वहाँ आपने उसकी वैल्यू लिखवा दी है 6 लाख, जबकि उसकी वैल्यू 6 लाख नहीं है। ठीक है, मतलब बाद में दूसरे पार्टनर को पता चला, उसने कहा कि भाई ये तो 6 लाख की है ही नहीं, आपने पार्टनरशिप के अंदर क्या करा हुआ है, 6 लाख लिखवाया हुआ है। अब जाहिर सी बात है,
जितना ज़्यादा उसके पैसे की अमाउंट की इन्वेस्टमेंट शो होगी उसको उतना मुनाफा मिलेगा, उतनी ही इन्वेस्टमेंट में उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो करते क्या है कि एग्रीड वैल्यू से मतलब होता है कि आप दोनों पार्टनर्स एक बात पे क्या हो जाना, मुत्तफिक हो जाना किसी एक चीज़ के ऊपर कि भाई ठीक है तुम ये चीज़ ला रहे हो, ये चीज़ इतने की है, वो कहता है इतने की है, तो बीच में कोई ना कोई सेंटर में उनकी बात एग्री हो जाती है कि ठीक है हम इसको पार्टनरशिप के अंदर आपकी जो चीज़ है इसको इस वैल्यू के ऊपर हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो एग्रीड वैल्यू है, तो एग्रीड वैल्यू हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैश है, कैश कितना है इसके पास 20,000 और रशीद के पास कितना है 50। अकाउंट रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, यानी इन्होंने जो पैसा उधार में वापस लेना है, इसने कितना लेना है 40, इसने कितना लेना है 25। फिर हमारे पास क्या है मर्चेंडाइज। ठीक है, मर्चेंडाइज कितनी हमारे पास, इसके है 35 और इसका कितना है हमारे पास 60। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई मर्चेंडाइज, इस तरह की इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा मर्चेंडाइज के बाद क्या है बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग में हमारे पास क्या है, नसीम के पास बिल्डिंग है, रशीद के पास बिल्डिंग नहीं है। अब नहीं है तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये ऑफिस इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं, तो ऑफिस इक्विपमेंट नसीम के पास नहीं है लेकिन रशीद के पास है, दोनों के पास। देखें इसके पास बिल्डिंग है, ठीक है, रशीद के पास बिल्डिंग नहीं है। ऑफिस इक्विपमेंट नसीम के पास नहीं है पर रशीद के पास है। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। फिर अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स है मेरे पास, इस पर 15,000 है, इस पर 12,000 है। फिर अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अब फर्ज करो आपने एसेट्स दिखाए, उसके बाद आपने लाइबिलिटी भी इतनी सारी दिखा दी, तो डेफिनेटली दूसरा पार्टनर्स बोलेगा भाई इसके इतने तो एसेट है नहीं जितनी इसने लाइबिलिटी शो करके दे दी हमें। सो इसमें करना क्या होता है कि आपको खास तौर पे लाइबिलिटी पे भी नज़र रखनी होगी। कैपिटल है तो कैपिटल इसका भी 120 है और दूसरे का भी क्या है 120 है। और अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो लास्ट लेक्चर में ऐसी कंडीशन नहीं थी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो पार्टनर्स थे वो दोनों जो थे हुमा आलिया और हमारे पास शहाला थी, तो वो उन्होंने हुमा के बराबर कैपिटल लेके आई थी वो। ठीक है, सो अब यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन उन्होंने हमें नहीं बताई कि भाई आपने किसके इक्वलेंस पे बैलेंस लेके आना है। इसने सिर्फ हमें ये बता दिया है कि भाई नसीम का जो कैपिटल है वो 120 है और रशीद का जो कैपिटल है वो कितना है, ये भी 120 ही है हमारे पास से। ठीक है, सो अब हम लोग इसको आगे चलते हैं क्वेश्चन पे कि हमारे पास क्वेश्चन में और कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, सो करना क्या है, हम पहले नसीम की सारी कैलकुलेशन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ हम लोग इसे कहते हैं रशीद की सारी कैलकुलेशन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि हमारे पास जो क्वेश्चन के जो आंसर है वो दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट बराबर आना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं इसको सोल्यूशन में। सबसे पहले नसीम को रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी, तो अगर आपको थोड़ा से याद हो तो हमारे पास क्या है, कैश जो था टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट बाय नसीम। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि नसीम की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। अब क्या रिकॉर्डिंग है भाई इसकी, जो कैश है, कैश कितना है इसके पास 20,000। ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल इसके पास कितना है 40,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये कितना लेके आ रहा था, ये लेके आ रहा था 35,000। और बिल्डिंग जो थी वो बिल्डिंग कितनी लेके आ रहा था 85,000। ठीक है, अच्छा जो मतलब जो उसने डेटा हमें दिया हुआ था, जो चीज़ डेबिट थी वो डेबिट कर दी और जो चीज़ क्रेडिट हो रही थी वो क्रेडिट कर ली हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा करना क्या है, हमें करना ये है कि देखें ये जो हमें अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स यहाँ नज़र आ रहा है, आपके पास अगर ऑप्शन मतलब आप चाहें तो यहाँ से अकाउंट रिसीवेबल से डायरेक्ट भी इसको क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे 40,000 लिखा हुआ है ना, तो ये 40,000
में से यहाँ से 15,000 क्या कर दें माइनस, यानी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखें कि 40,000, और 40,000 लिखने के बाद उसने क्या कर दिया, साथ में माइनस कर दिया 15,000, तो यहाँ लिखा कितना जाएगा फिर 25,000 लिखा जा सकता है हमारे पास से। ठीक है जी। सो ये भी कर सकते हैं हम लोग, अदरवाइज आप जैसे अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स लिखा हुआ है वैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी थी तो लाइबिलिटी मेरे पास यानी अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल कितना था मेरे पास, वो था 45, इस तरह हम लोगों ने ये 45 लिख दिया। नसीम का कैपिटल आपको याद होगा कि 120 था। ठीक है, सो नसीम का कैपिटल 120 आ गया। सो अब अगर हम नोटिस करें कि दोनों साइडों को क्या करना होता है, हमें बैलेंस करना होता है। ये चेक ज़रूर कर लें कि आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो 20,000 ये है और 40,000 ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास 60,000 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इस तरफ ऐड करें तो 35,000 में अगर हम लोग 85,000 करते हैं तो ये आ जाता है 120,000। ठीक है, तो 120 इस तरफ है और 60 ये 120 और 60 कितना हो जाता है 180,000। ठीक है, अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ भी 15,000 ये है, 45 ये है, तो टोटल कितना हो गया 60,000 और 120 ये। तो इस तरफ भी मेरे पास क्रेडिट साइड पे कितना आ गया 180,000 और दूसरी तरफ भी मेरे पास कितना आ गया 180,000। सो डेबिट और क्रेडिट हमें इक्वल रखना है। ठीक है, टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट बाय नसीम, नसीम की जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने इस तरह रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास उसी तरीके से क्या था कि टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट बाय रशीद, रशीद की जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने देखनी है कि इसकी इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी थी। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग देखें अगर कैश, तो कैश पे हमारे पास कितना है 50,000 ये लेके आया था। अच्छा, लास्ट टाइम अगर याद हो तो वो दो पार्टनर जो थे वो कम ला रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने कैश दोबारा लिखा था, या पहले से लिख देते हैं ठीक है कैलकुलेशन करके, या उसकी अलग से हम लोग एंट्री पास करते थे। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या करा है हम लोगों ने, कैश कितना आ गया था 50,000, अकाउंट रिसीवेबल कितना था 25,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी थी 60,000, ऑफिस इक्विपमेंट आपको याद होगा कि एक के पास बिल्डिंग थी, देख रहे हैं बिल्डिंग लिख दी थी, दूसरे के पास क्या था मेरे पास ऑफिस इक्विपमेंट था। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट लिख दिया था। सो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा कि हम लोग चाहें तो अकाउंट रिसीवेबल में से अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स को डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, क्योंकि देखें अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता था कि आपके पास जो उधार का पैसा है, ठीक है, उधार का पैसा जो वापस आपने लेना है उसमें से कुछ डूबने के कुछ चांसेस हैं हमारे पास। ठीक है, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो वो हम लोग क्या करते हैं इसमें से माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है, कि हमारे कितने पैसे डूब जाएंगे या डूबने वाले हैं। ठीक है, वो हम लोग क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं हम लोग। ठीक है, सो आप चाहें तो इसमें से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह इसको अलग से शो करना है तो आप शो भी कर सकते हैं हमारे पास से। ठीक है, अच्छा कंपनी का नाम लिखना ज़रूरी है, मेहरान ट्रेडर्स जनरल जर्नल फॉर द मंथ ऑफ। ठीक है, ये आप लोगों ने लिखना ज़रूरी है। ठीक है, सो अब अगर हम लोग दूसरी साइड पे देख लें, दूसरी साइड में हमारे पास क्या है जी, दूसरी साइड ये है कि क्रेडिट में अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, अकाउंट्स पेबल और रशीद कैपिटल टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट बाय रशीद, रशीद की जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी वो हम लोगों ने इसको इस तरह 120 यहाँ पे लिख दी जो उसने गिवन थी। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि सपोज अगर उन्होंने कभी आपको कैपिटल गिवन नहीं किया, ठीक है, कैपिटल गिवन नहीं किया, तो हमने क्या करना होता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग डेबिट साइड ज़रा प्लस कर लें तो 60,000 ये है, 30,000 ये है, टोटल कितना हो गया 190, सॉरी 90,000
और 50,000 ये, 50 और 90 कितना हो गया 140, 140 के अंदर ये 20 मिला लिए तो 165,000, यानी डेबिट साइड पे कितना आ गया 165 आ गया। ठीक है, क्रेडिट साइड पे देखें तो क्रेडिट साइड पे 12,000 ये और 13 ये, टोटल कितना हो गया 45, यानी इधर 165 है और इधर कितना है मेरे पास। अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि कैपिटल यहाँ पर नहीं है, ठीक है, अगर हम ये सपोज कर लें कि कैपिटल यहाँ पर नहीं है तो जाहिर सी बात है ये कितना है 45, तो यहाँ पर 165, यहाँ पे 45, तो जाहिर सी बात है मुझे 165 पूरा करने के लिए यहाँ पर कितने पैसे 120 पैसे कम थे 120,000, तो मैं यहाँ पे ऐड क्या कर दूंगा 120,000 को क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। ठीक हो गई बात। सो हम लोगों ने यहाँ पर ये भी सीख लिया कि भाई अगर सपोज कभी कैपिटल गिवन नहीं भी दिया हुआ तो डेबिट में से क्रेडिट को क्या कर दो माइनस कर दो। ठीक है, जितना भी डिफरेंस आएगा वो आपका क्या कंसिडर किया जाएगा कैपिटल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो होप सो कि आपको ये जर्नल एंट्री यहाँ तक समझ आई होगी। ठीक है, एक एडिशनल बात मैंने समझा दी है कि कैपिटल नहीं भी गिवन हो, आगे जैसे क्वेश्चंस चलेंगे हमारे तो फिर डेफिनेटली हमें इसकी क्या करनी है ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करेंगे इसको इस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पे इसकी एंट्रियाँ बना दी। ठीक है, सो सिर्फ इस चीज़ में ये रखना है कि जो चीज़ डेबिट हो रही होती है वो डेबिट कर रहे होते हैं और जो चीज़ क्रेडिट हो रही होती है हम उसे क्या कर रहे होते हैं क्रेडिट में पुट कर देते हैं। ठीक हो गई बात। सो एंट्रियां बनाने के बाद हम इसकी तरफ चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, होप सो कि आपको बैलेंस शीट भी समझ आए। ओके जी, सो हम लोगों ने क्या करना है बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा, बैलेंस शीट का मतलब क्या है, देखें एंट्रीज का क्या मतलब है कि एंट्रीज में आप लोग उसकी सेपरेट हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है कि किस शख्स ने कितने पैसे इन्वेस्ट करे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जिसे कहते हैं जब बैलेंस शीट बनानी है, देख रहे मेहरान ट्रेडर्स बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 2001। सो जब हम लोगों ने बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट बनती है हमेशा कंबाइन। ठीक है, दोनों को कंबाइन यानी दो हो या तीन हो, ठीक है, या वट जितने भी हैं, तो बैलेंस शीट जो बनती है हमारे पास क्या होती है हमेशा सबकी मिला के बनती है, क्योंकि बैलेंस शीट में देखें एक तरफ एसिड है दूसरी तरफ क्या है मेरे पास इक्विटीज है, तो एसिड और इक्विटीज को हर सूरत में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। हमारे पास देख रहे हैं ये टोटल एसिड 3,18,00,000 और टोटल इक्विटी 3,18,00,000 हमारे पास है। ठीक है, सो हम क्वेश्चन पे सॉल्यूशन पे देखते हैं कि हमारे पास की बैलेंस शीट कैसी आई। ठीक है, सो कैश था, अगर आपको याद हो एक पार्टनर के पास 20,000 था, दूसरे पार्टनर के पास कितना था 50, तो हमारे पास जो टोटल कैश आ गया, टोटल कैश कितना आ गया मेरे पास 70,000 आ गया। क्लियर हो गई बात। ओके जी, अब अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल जाहिर सी बात है दोनों के मिलाकर, ठीक है, एक का 25,000 था और दूसरे का कितना था 40,000 था। ठीक है, तो टोटल मिला के अकाउंट रिसीवेबल कितना हो गया मेरे पास 65,000 हो गया। क्लियर। अच्छा, फिर उसी में से बैलेंस शीट का रूल है, क्या रूल है कि भाई आपको उसी में से हमें अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स भी क्या करने हैं माइनस करने हैं। ठीक है, सो अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स हमारे पास कितना है, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स हमारे पास 27,000, यानी एक शख्स का था 15,000, दूसरे शख्स का कितना था 12,000। ठीक है, तो 12 और 15 कितने हो गए 27,000, 27,000। ठीक है, सो मैंने क्या करा कि 65,000 में से 27,000 माइनस कर दिए, कितना आ गया मेरे पास 38। और मर्चेंडाइज थी, ठीक है, मर्चेंडाइज को भी हम लोगों ने क्या कर दिया दोनों को सम कर दिया, टोटल जो सम था वो 95,000, यानी मेरे पास जो टोटल करंट एसेट आ गए वो कितने आ गए 2,03,000 आ गए। ठीक है, टोटल करंट एसेट 2,03,000। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करते हैं फिक्स एसेट्स की, फिक्स एसेट्स में हमारे पास क्या है
बिल्डिंग थी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था कि आपको कंबाइन बनानी है। अब कंबाइन में क्या है कि कंबाइन में देखें, एक के पास बिल्डिंग थी तो बिल्डिंग लिख दी, दूसरे के पास ऑफिस इक्विपमेंट तो ऑफिस इक्विपमेंट मैंने लिख दिया, क्लियर। तो दोनों को हम लोगों ने लिख, यानी कंबाइन बनानी है ना, तो इसका 85 और इसका 30, तो टोटल जो मेरे पास फिक्स एसेट आ गए, टोटल मेरे पास फिक्स एसेट कितने आ गए, 115,000, 1,15,000 के, ठीक है। सो हमने क्या करना कि करंट एसेट्स 2,03,000 के और फिक्स एसेट्स कितने, 1,15,000 के, ठीक है। तो 2,03,000 और 1,15,000 टोटल मिलाकर कितने हो गए, 1,18,000 के हमारे पास एसेट्स हो गए, ठीक है। ओके जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी में हमारे पास क्या है, अकाउंट्स पेबल, ठीक है। अकाउंट्स पेबल कितना मेरे पास 78,000 और टोटल लाइबिलिटी भी मेरे पास क्या होगी, 78,000 ही हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, हमें ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी में जाहिर सी बात है, दो ही बंदे थे, दोनों का ही कैपिटल लिख दिया हम लोगों ने। एक बंदे का 120 था और दूसरे बंदे का भी कितना था मेरे पास, 120,000 ही था, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 2,40,000, ठीक है। सो अब 2,40,000 ये हो गया, तो 78,000 ये हो गया। सो 78,000 और 240,000 टोटल कितना हो गया मेरे पास, 3,18,000 हो गया, क्लियर है। सो अब अगर हम लोगों ने एक चीज़ देखें कि टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी दोनों क्या है मेरे पास, बराबर आ रही है। सो इस चीज़ का हमें बिल्कुल वो इत्मीनान होना चाहिए कि दोनों आंसर क्या है मेरे पास, बैलेंस है, एसेट और इक्विटी क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो जर्नल एंट्रीज भी बनाई थी वो भी क्या थी, ठीक थी। क्योंकि देखें, अगर आपने जर्नल एंट्रीज में कुछ गलत कर दिया है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ आ जाता है, बैलेंस शीट में उसका डायरेक्ट इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट के आपको ये छोटा सा एक क्वेश्चन था फॉर्मेशन का, वो समझ आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।